नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज आपको बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के नंदीग्राम चैलेंज के बारे में बताएंगे। ममता बनर्जी ने यह उद्घोष कर दिया है कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। ममता के इस फैसले के क्या मायने हैं, इसका वोट गणित क्या है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ बंगाल चुनाव में सारी पार्टियों को राजनीतिक सुर देने वाले गीत खेला होबे का संगीतमय विश्लेषण करेंगे। ये चुनावी झंकार वाला बांग्ला गीत है। सारी पार्टियों ने इस गीत का अपना अपना वर्जन बना लिया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने यह गीत तैयार किया था उसे चुनावी टिकट नहीं मिला है, यानी खेल हो गया है। सीडीएस बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान के खतरों के प्रति आगाह किया है और कहा है कि सेना को हर वक्त सजग रहना होगा। चिंता की बात यह भी है कि चीन ने अपना रक्षा बजट अचानक बढ़ा दिया है। भारत के मुकाबले चीन का रक्षा बजट अब 3 गुना हो गया है। हालांकि बजट चाहे कितना भी हो, भारत के वीरों जैसा हौसला खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो समझना ही चाहिए कि चीन के बढ़ते हुए रक्षा बजट में क्या संकेत है। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केवड़िया में जिस कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, वहां का एजेंडा क्या है। देश की सुरक्षा तैयारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात भी संगीन हैं। हो सकता है कि शनिवार को वहां इमरान खान की सरकार गिर जाए। इमरान खान ने शनिवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विश्वास मत हासिल करने का ऐलान किया है। आमतौर पर जब विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तभी सरकार को विश्वास मत हासिल करना होता है, लेकिन इमरान खान तो खुद ही आगे बढ़कर विश्वास मत साबित करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया, ये नौबत क्यों आई, ये आपको बताएंगे। और भारत में वैक्सीन लगाने की स्पीड तेजी से बढ़ रही है। गुरुवार को पहली बार भारत में एक दिन में 13,88,000 डोज दिए गए। पिछले 4 दिनों में वैक्सीन डोज देने की संख्या दुगुने से भी ज्यादा हो गई। भारत रोज वैक्सीन लगाने की संख्या के मामले में अमेरिका के बाद नंबर 2 पर है। शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। टीएमसी 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को दी गई है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सेओंग सीट गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबकी नजर ममता के नंदीग्राम पर टिकी थी। आज उम्मीदवारों के ऐलान के साथ नंदीग्राम एक बार फिर बंगाल के संग्राम का मैदान बन गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नाम पर अपनी भवानीपुर सीट को छोड़ने का भी फैसला कर लिया। दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने जब ममता का साथ छोड़ा था, तभी ममता ने नंदीग्राम से लड़ने का इरादा कर लिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के दीदी के फैसले में एक रणनीति भी है और एक जिद भी। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर, जिसमें नंदीग्राम पड़ता है, और पश्चिमी मेदिनीपुर समेत बंगाल के 6 जिलों में प्रभाव रखते हैं। ममता शुभेंदु को नंदीग्राम के चक्रव्यूह में घेर रही हैं या खुद उसी में उलझ रही हैं, ये राजनीति के विश्लेषण का विषय है, लेकिन तय है कि नंदीग्राम का मुकाबला सबसे बड़ा होगा। के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी। আমি নন্দীগ্রামে লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট দিলে গ্রেফতার করব। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। হিম্মত আছে এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার মাটিতে, তোমার পাড়ায়, তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে যাচ্ছে। नंदीग्राम का सियासी रक्त चरित्र बिल्कुल नहीं बदला। पूरे 14 साल बाद ममता बनर्जी फिर नंदीग्राम की जमीन पर बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है। नंदीग्राम जहां ममता और कभी उनके दाहिने हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी ने आंदोलन का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बंगाल में लेफ्ट के पतन का बटन दब गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य बुरी तरह फंसते चले गए। साल 2007 के नंदीग्राम आंदोलन का शिल्पकार शुभेंदु अधिकारी को ही माना जाता है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को बंगाल का सिंहासन हासिल हुआ था। अब इसी नंदीग्राम में सियासी समीकरण का नया खेल रच गया है। कभी ममता बनर्जी के साथ रहने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की टीम में हैं और दीदी को सियासी चुनौती दे रहे हैं। जाहिर है ममता ने अब खुद नंदीग्राम का मोर्चा संभाल लिया है और खुलकर सबको चुनौती दे रही है। আমি নন্দীগ্রামে লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে,
তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এই পাড়ায় মানুষ হয়েছে। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। पार्टी में लगातार तेज होती बगावत ने उन्हें परेशान किया हुआ है। को बंगाल से हटाएगा। लेकिन दीदी बैकफुट के बजाय फ्रंट फुट पर आक्रामक गेम खेल रही है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ना इस बात का सबूत है कि ममता बीजेपी के लिए कोई मोर्चा या कोई सियासी मैदान खुला छोड़ने को तैयार नहीं। शुवेंदु अधिकारी का हाथ पकड़कर बीजेपी दक्षिण बंगाल में स्कोर करना चाहती थी, लेकिन ममता ने उनको अपने घर यानी नंदीग्राम में ही घेर लिया। আমি আপনাদের কাছে বলবো, আমি বারবার আসবো, নন্দীগ্রাম আমার হচ্ছে একটা লাকি জায়গা। 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। হিম্মত আছে এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার পাড়ায়, তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে যাচ্ছে। ममता ने एक और दांव चला है। ममता नंदीग्राम में किराए का मकान ढूंढ रही हैं ताकि वहीं रहकर चुनावी मोहरे सेट कर सके। इससे इलाके में बड़ा संदेश जाएगा। हम लोग का तो पहले गर्व है जो नंदीग्राम चुना है ममता बनर्जी ने। क्या शुभेंदु अधिकारी अगर यहाँ से कंटेस्ट करते हैं, क्या वो जीतेंगे या फिर वो फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं है इधर, उसका नाम भी मत लीजिए। उसका जमानत जब्त होगा, ममता बनर्जी उसको 1 लाख वोट में हरा देंगे। जिस मकान के दीवार पे नाम लिखा है ममता बनर्जी का, इसी घर में शायद कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के रहेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम में हम लोग हैं अभी और यहाँ से ऑफिशियली तृणमूल का कैंडिडेट ममता बनर्जी है और वो भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी। नंदीग्राम से अगर वो लड़ती है तो उनको एक जगह चाहिए होगा रहने के लिए, कैंपेन के लिए। घर ढूंढे जा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। ये घर दिखाएंगे आपको। ये 2 माले का घर है। ममता बनर्जी यहाँ के अंदर शायद 2nd फ्लोर पे रहें या फिर 1st फ्लोर पे रहें। कंप्लीटली इस बारे में चुप्पी बजाय रखी है सीएम सिक्योरिटी वालों ने। लेकिन सवाल यह है कि नंदीग्राम से ममता को चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लेना पड़ा? ममता भले जाहिर ना करें, लेकिन शुवेंदु अधिकारी का बीजेपी खेमे में जाना उनके लिए बड़ा झटका है। शुवेंदु एक प्रतिभाशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। इलाके में उनका दबदबा है। उनके पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। शुवेंदु के छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी कांती सीट से टीएमसी सांसद हैं। शुवेंदु खुद 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं और ममता सरकार में मंत्री भी थे। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में करीब 65 विधानसभा सीटों पर अधिकारी परिवार का असर है, जबकि पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर में 16 से 18 सीटें हैं। इस इलाके में अधिकारी परिवार की राजनीतिक पकड़ बेहद मजबूत है। 1.5 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ममता राजनीतिक गणित साध रही हैं, विरोधियों को ओपन चैलेंज दे रही हैं और नंदीग्राम से चुनाव लड़कर पूरे प्रदेश में भावनात्मक संदेश भी दे रही हैं। ममता बीजेपी के सबसे बड़े तुरुप के पत्ते को काटने के लिए उसके राजनीतिक रसूख वाले गढ़ में ही चुनौती दे रही है। जाहिर है नंदीग्राम की जमीन पर एक बार फिर एक दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी। नंदीग्राम से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। सवाल तो ये भी है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से लड़ने का फैसला क्या सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को देखते हुए लिया है या फिर रणनीति इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो ममता के इस फैसले के कई महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। उसमें पहला है लक फैक्टर। ममता बनर्जी नंदीग्राम से भावनात्मक रूप से जुड़ी है और नंदीग्राम की सीट को अपने और पार्टी के लिए लकी मानती है। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन की कामयाबी के बाद से अब तक ममता बनर्जी राजनीतिक बुलंदी पर है। यही वजह है कि कई बार सार्वजनिक मंच से उन्होंने नंदीग्राम को अपने लिए लकी माना है। दूसरी वजह है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी इलाके की 34 से 35 सीटों पर पकड़ रखते हैं। ममता बनर्जी के खुद इस इलाके से लड़ने से शुवेंदु अधिकारी की ताकत कमजोर पड़ सकती है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा, टीएमसी के वोट का बंटवारा रुकेगा और रणनीति ये भी है कि ममता को टक्कर देने और अपनी साख बचाने के लिए अगर शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं तो वो खुद को सीमित कर लेंगे। तीसरी वजह है किसान आंदोलन। बीजेपी ने ममता पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ममता ने क्रांति की भूमि नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला करके किसानों को राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया है। चौथा फैक्टर है मां माटी मानुष। ममता नंदीग्राम की धरती पर वापस लौटकर पूरे बंगाल को मां माटी और मानुष का संदेश भी दे रही हैं। यानी वो ये दिखाना चाहती हैं कि जिस जमीन से राजनीतिक ताकत लेकर वो कोलकाता तक पहुंची, उस जमीन से वो कटी नहीं बल्कि जुड़ी हुई हैं।
पांचवां दिलचस्प फैक्टर भवानीपुर सीट को लेकर है। दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ने 2011 और 2016 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन दोनों जीत में 29% वोट का अंतर है। यानी ममता को 2016 में 2011 के मुकाबले 29% कम वोट मिले थे। यहां आपको यह भी बता दें कि भवानीपुर सीट में हिंदी बोलने वाली जनसंख्या ज्यादा है। यहां पिछले चुनावों में नंदीग्राम के फैसलों को भी देखना जरूरी है। 2006 में नंदीग्राम विधानसभा सीट को सीपीआई के इलियास मोहम्मद ने 48.7% वोट हासिल करके जीता था। इस चुनाव के एक साल बाद बंगाल के राजनीतिक इतिहास को बदलने वाला नंदीग्राम आंदोलन हुआ, लेकिन 2006 में भी टीएमसी के उम्मीदवार ने 45.3% वोटों के साथ लेफ्ट को कड़ी चुनौती दी थी। नंदीग्राम आंदोलन के असर के बीच 2011 में टीएमसी की उम्मीदवार फिरोजा बीबी ने 60.2% वोटों के साथ जीत हासिल की। उनको टक्कर देने आए सीपीआई के परमानंद भारती को 34.8% वोट मिले। 2016 में टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में टीएमसी की जीत का अंतर बढ़ाते हुए 67.8% वोट हासिल किया। सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख 26.5% वोट पा सके। नंदीग्राम तामलुक लोकसभा सीट में पड़ता है। 2019 लोकसभा चुनाव में 50.07% वोटों के साथ शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी ने टीएमसी के सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के सिद्धार्थ शंकर नस्कर को हराया, जिनको 36.92% वोट मिले। दिव्येंदु अभी भी टीएमसी के साथ हैं, लेकिन कयास लग रहे हैं कि वो भी बीजेपी के पाले में आ सकते हैं। तामलुक सीट पर सीपीएम के इब्राहिम अली 9.41% वोटों के साथ तीसरे पोजीशन पर रहे। बंगाल में लड़ाई जब आर पार की हो रही है तो एक नारा गूंज रहा है, खेला होबे। वैसे तो खेला होबे एक टीएमसी नेता के गीत की पंचलाइन है, लेकिन ये एक तरह से टीएमसी का युद्ध घोष बन गया है। दिलचस्प यह है कि खेला होबे की बात सिर्फ टीएमसी के नेता नहीं, बल्कि बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट के नेता भी कर रहे हैं। खेला होबे का मतलब होता है खेल हो जाएगा, यानी विरोधी की रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक पॉपुलर सॉन्ग के बोल के आधार पर जेडीयू बीजेपी सरकार से विपक्ष ने पूछा था, बिहार में काबा। इसके जवाब में बीजेपी को सरकार की उपलब्धियां बताते बिहार में ई बा के बोल के साथ जवाबी गीत तैयार करना पड़ा था। अब बंगाल में खेला होबे की बात हो रही है। खेल तो होगा ही, चाहे ममता अपनी जमीन बचा सकें या गंवा दें। भारतीय सेना बॉर्डर पर अपने पड़ोसियों की हर हरकत पर नजर रख रही है और उसकी हर गलत हरकत का करारा जवाब देने के लिए तैयार भी है। लेकिन पड़ोसी होने के नाते हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, खासकर पाकिस्तान में, जहां हो सकता है कि शनिवार को इमरान सरकार गिर जाए। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को नेशनल असेंबली में विश्वास मत हासिल करने का ऐलान किया है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है, लेकिन इमरान खान ने ऐसा स्वेच्छा से किया है। अब सवाल यह है कि इमरान खान को खुद ब खुद बहुमत साबित करने की क्या सूझी? इसकी एक नहीं, कई वजह हैं। मैं परसों कॉन्फिडेंस पोषण ले रहा हूं। मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूं, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं। मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है। मैं नायर हूं, इतना काबिल नहीं हूं। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। इसे इमरान खान का कॉन्फिडेंस ही मानिए कि वो नेशनल असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तैयार है। ये कॉन्फिडेंस उन्हें कहां से मिल रहा है, ये समझिए। 342 सदस्यों वाली पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 157 सदस्य हैं, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के 84 और बिलावल भुट्टो की पीपीपी के 54 सदस्य हैं, यानी कुल 138 सदस्य। तो अब सवाल यह है कि इमरान खान को नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल करने की क्या सूझी? ये पाकिस्तान की सिंध असेंबली की तस्वीरें हैं। यहाँ सीनेट चुनाव में पीटीआई के 3 सदस्यों ने बगावत कर दी, जिन्हें खुद पीटीआई के साथियों ने सबक सिखा दिया। दरअसल मंगलवार को पाकिस्तान में सीनेट की 37 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 18 सीटों पर इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवार जीत गए। लेकिन इस्लामाबाद सीट पर इमरान के करीबी और पाकिस्तान के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी से हार गए। इसके बाद इमरान खान को अपनी पार्टी के सदस्यों पर भरोसा नहीं रहा। इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने एक मुत्तफिक का फैसला किया है कि इमरान खान इंशाअल्लाह इस ऐवान से
एतमाद का वोट लेंगे और वाजे हो जाए कौन कहां खड़ा है। सारी कौम ने देखा है कि पैसे देके एक वजीर जीत गया और बड़ी तालियां बजी जी, बहुत बड़ा जबरदस्त काम किया उसने। इमरान खान चाहते तो विपक्ष की डिमांड को अनसुना कर सकते थे, लेकिन विपक्ष इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करके बैठा था, लेकिन इमरान ने खुद ही अपने विरोधियों की हसरत पूरी कर दी। इन्होंने ये प्लान किया कि ये जो हमारा इलेक्शन था हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का, इसमें इन्होंने पूरा पैसा चलाना था। पूरी कोशिश करनी थी कि हमारे मेंबर्स तोड़ें। ये एक दफा आ जाए कि जी इमरान खान के मेंबर उधर जा सकते हैं और इनके मेंबर ज्यादा हो गए हैं, यानी हमारे मेंबर्स इनके साथ चले गए, इसका मतलब कि अगला स्टेप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। तो असल मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे ऊपर लटकाएं, मुझे ब्लैकमेल करें। इमरान खान ट्रस्ट वोटिंग के जरिए दो निशाने लगाने की फिराक में। पहला निशाना विपक्ष पर, जिसका आरोप है कि इमरान सरकार बहुमत खो चुकी है और उनका इस्तीफा मांग रही, और दूसरा निशाना अपनी ही पार्टी के उन नेताओं पर जिन पर इमरान को पैसे लेकर बगावत करने का शक है। गुरुवार को पाकिस्तान के नाम संबोधन में ट्रस्ट वोटिंग का ऐलान करते हुए इमरान खान ने इमोशनल कार्ड भी खेला। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूं, असेंबली के पास जा रहा हूं, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूं आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना, अगर आप जीत जाते मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, लेकिन खुफिया तौर पे हाँ जी हम आपके लिए वोट करेंगे, पैसे लेके किसी और को वोट करें, आप अपनी आखिरत तबाह करते हैं। इतना बड़ा फैसला इमरान खान बिना पाकिस्तानी सेना की इजाजत के कतई नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार किसकी बनेगी और कितनी चलेगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना करती है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि पाकिस्तानी सेना और इमरान सरकार के बीच स्थितियां तनावपूर्ण हो चुकी है। सेना ने इमरान सरकार को समर्थन जारी रखने से इनकार कर दिया है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना जल्द ही अपने जनरल्स को सरकारी पदों से हटा सकती है। ट्रस्ट वोट का ऐलान करने से पहले इमरान खान ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ जनरल फैज हमीद से मुलाकात की थी। दरअसल इमरान खान दोबारा से सेना का ट्रस्ट यानी विश्वास हासिल करना चाहते हैं। ये जो ड्रामा करने की कोशिश, अपना कोठाई को, अपना हार को छुपाने के लिए, ये नाकाम रहेगा। ये इसलिए नाकाम रहेगा कि पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देख चुका है कि जब ज़मीर के मुताबिक आपके मेंबरान असेंबली वोट देते हैं तो PDM जीत जाते हैं, PTI की कठपुतली उम्मीदवार नहीं जीतता है। अब इमरान खान समझता है कि ये ड्रामाबाजी करके इस इश्यू को वो दबा सकेंगे। अब शनिवार को पाकिस्तान की असेंबली में इमरान सरकार पहली बार परीक्षा देगी, जिसका रिजल्ट इमरान खान का भविष्य तय करेगा। इमरान खान को अपने संभावित भविष्य का डर सता रहा है, वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। अगर पावर मेरी जाती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कोई फैक्ट्रियां बनाई हैं आके, मैंने कोई अपने रिश्तेदारों को कई बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, मैं तो कोई बाहर जाके या पैसे निकाल के तो बड़े बड़े कोई मेफेयर में मैंने कोई बड़े बड़े घर ले लिए हैं। मैं तो अपने घर में रहता हूं, स्वाय हुकूमत का मेरे ऊपर पैसा एक ट्रैवल पे और एक सिक्योरिटी पे, उसके अलावा सारे खर्चे मैं अपने बर्दाश्त करता हूं। लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में शनिवार का दिन बेहद गर्म रहने वाला है, जब ये तय होगा कि इमरान की कुर्सी जाएगी या बच जाएगी। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में इमरान खान चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ महंगाई ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान विदेशी कर्ज तले दबा है और अब ये सियासी संकट आ गया है। इमरान खान का सिंहासन डोल रहा है, सत्ता और पावर उनकी कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और अब कश्मीर को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। अमेरिका में जो बाइडेन सरकार ने पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बयान दिया।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और आर्थिक हालात सामान्य करने की दिशा में उठाए गए कदमों का अमेरिका स्वागत करता है। यहां शब्दों पर गौर कीजिएगा, अमेरिका ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर कहा है। इसके साथ ही अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भी पहली बार बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका उन आतंकवादियों की निंदा करता है जो जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ करना चाहते हैं। अमेरिका के इन दो बयानों से पाकिस्तान को डबल झटका लगा है। पहला झटका ये कि अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश वाले स्टेटस को मान्यता दी है। दूसरा झटका ये कि अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने भी माना है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की सप्लाई करता है। यानी इमरान खान सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में घिर चुके हैं। भारत से तनातनी के बीच चीन ने एक बार फिर अपने रक्षा बजट में इजाफा कर दिया है और अब पहली बार चीन का रक्षा बजट 200 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। चीन ने इस साल अपने बजट में पिछले साल के मुकाबले 6.8% की बढ़ोतरी की है। अब चीन का रक्षा बजट 209 अरब डॉलर हो गया है। पिछले साल चीन का रक्षा बजट करीब 196 अरब डॉलर था। अमेरिका के बाद चीन रक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाला दूसरा देश है। अमेरिका का मौजूदा रक्षा बजट 740 अरब 50 करोड़ डॉलर है। यानी चीन का रक्षा बजट अमेरिका के रक्षा बजट का करीब 1/4 ही है। लेकिन भारत के रक्षा बजट के मुकाबले चीन का बजट 3 गुना ज्यादा है। भारत का रक्षा बजट 65 अरब 70 करोड़ डॉलर के करीब है। चीन के रक्षा बजट में बढ़ोतरी भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन जिस तरह से अपना रक्षा बजट में इजाफा कर रहा है, उससे भारत को भी सावधान रहने और रक्षा तैयारियों को चाक चौबंद रखने की जरूरत है, जिसके लिए सेना के कमांडर्स की साझा बैठक 4 मार्च से शुरू हो चुकी है। गुजरात के केवड़िया में ये साझा बैठक 6 मार्च तक चलेगी। चीन से 9 महीने तक चले टकराव के बाद तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स पहली बार एक साथ देश की रणनीति पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को भारत चीन के बीच लंबे समय तक चले तनाव और एलओसी पर पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। 6 मार्च को खुद पीएम मोदी भी रक्षा कमांडर्स की इस बैठक में शिरकत करेंगे और उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी होंगे। वैक्सीनेशन की रफ्तार दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही अब तेज हो गई है। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन के लिए समय सीमा खत्म करने का रास्ता आजमाया है। इसके अलावा अब निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए तैयार हैं। भारत में टीकाकरण की मुहिम अब तेज होने वाली है। इसके लिए सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की डोज लेने पर समय के प्रतिबंध को हटा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक ऐसा टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए किया गया है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब 24 घंटे अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग टीका लगवा सकेंगे। इसके पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टीकाकरण की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की समय सीमा को खत्म करने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि अब अस्पतालों पर है कि वो उसके बाद टीकाकरण को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। जानकारों का मानना है कि समय सीमा हटने से अब देश में टीकाकरण की स्पीड में तेजी आ सकती है। ये बहुत अच्छी खबर है। सरकार से ये पता चल रही है कि आने वाले दिन में कोविड वैक्सीनेशन 24/7 होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा खबर ये है कि निजी कंपनियां जो हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज इन्फोसिस हैं, इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि वो अपने एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के घर वालों को भी वैक्सीनेट कराएंगे। इसमें वैक्सीनेशन की तेजी पकड़ेगी और जरूरत से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश जो है वो काफी आसान हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम वैक्सीनेशन करते हैं प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलते हुए हमें लॉजिस्टिक्स की काफी ध्यान रखनी पड़ेगी, स्टोरेज की भी ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में अब निजी कंपनियों की पहल भी कामयाब हो सकती है। दरअसल इन्फोसिस और एसेंचर जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों के कोविड-19 टीकाकरण की कीमत को कवर करने के लिए तैयार हैं। इन्फोसिस स्वास्थ्य सेवाओं देने वालों के साथ कर्मचारियों और उनके परिवार के टीकाकरण के लिए समझौता करने पर विचार कर रही है। उनके आश्रितों के साथ ही टीकाकरण को चुनने वाले को एसेंचर कवर मिलेगा। इसके साथ ही कई और भारतीय कंपनियां, महिंद्रा ग्रुप और आईटीसी शामिल हैं। उन्होंने पहले से ही जनवरी में अपने कर्मचारियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी पर विचार शुरू कर दिया था। When you engage in a dialogue with private health facilities, you must ensure at least 4 things. One, that private health facilities which are serving as COVID vaccination centers must have adequate space. They must have adequate cold chain requirements. Cold chain requirements are very basic.
2 degrees to 8 degree temperature equipments. A normal fridge will also serve. Then they must have adequate number of vaccinators and support staff and adequate arrangement for addressing adverse events following immunization. इस तरह से हम प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर का 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। अभी एम्प्लॉइज पर होने वाला खर्च CSR में शामिल नहीं होता है, पर अगर कुछ अमेंडमेंट करके कोरोना वैक्सीनेशन का खर्च CSR में शामिल किया जाएगा तो इससे सभी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज के वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगी। इससे सरकार के ऊपर वैक्सीन के खर्च का दबाव कम होगा और हेल्थ और इकोनॉमी दोनों बेहतर होंगी। फिलहाल DGCI ने देश में कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल को ही मंजूरी दे दी है। SII की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद अब रूस की स्पुतनिक V, जॉयडस कैडिला, सीरम नोवावा समेत कुछ और वैक्सीन भी मार्केट में आने की तैयारी में है। ऐसे में जितनी जल्दी इन वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और प्राइवेट मार्केट में इनकी बिक्री शुरू होगी, उतनी ही तेजी से देश की बड़ी आबादी को टीका लगाकर कोरोना के खतरे से बचाया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। देश के प्रॉपर्टी मार्केट में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं घरों को निवेश का बेहतर विकल्प मानती हैं और रेडी टू मूव घरों को खरीदने का फैसला लेने में भी देर नहीं करती, जबकि पुरुषों को अभी भी गोल्ड और बैंक FD पर ज्यादा यकीन है। अपना घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन पहले जहां घर खरीदने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती थी, वहीं अब महिलाएं घर खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। कोरोना काल में पैदा हुए हालातों ने भारतीय महिलाओं में खुद का घर होने की चाहत को बढ़ा दिया है। हाल ही में एनारॉक के सर्वे के मुताबिक कोविड से पहले जहां 57% महिलाएं घर खरीदार होती थी, वहीं अब ये आंकड़ा 62% तक पहुंच गया है। सर्वे के मुताबिक कम से कम 82% महिलाएं निवेश के लिहाज से एक घर जरूर खरीदेंगी। 70% से ज्यादा महिलाएं इसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक बिल्कुल सही समय मानती हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि 66% महिलाएं घर खरीदार अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में घर खरीदेंगी। 5% महिलाएं 2.5 करोड़ से ऊपर के अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट में घर खरीदने की तैयारी में है। एनारॉक के इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि ज्यादातर महिलाएं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के जोखिम से बचने के लिए रेडी टू मूव इन घरों को प्रमुखता देती हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें 2004 से 2013 के बीच में रियल एस्टेट जो कि एक आशियाना होता है, वो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट बन चुका था। सबने वहां पर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया और बहुत अच्छी खासी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आई। वहीं पर कुछ डेवलपर्स ने पोजीशन में देरी की, डाइवर्शन ऑफ फंड्स किया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को आशियाना नहीं मिल पाया। महिलाएं अब रिस्क लेना नहीं चाहती हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उनकी पहली पसंद नहीं है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ही वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। सर्वे में पुरुषों की निवेश आदतों पर भी विस्तार से रोशनी डाली गई है। इसके मुताबिक 54% पुरुष शेयर बाजार, FD और गोल्ड में निवेश की योजना बना रहे हैं। जानकारों का ये भी मानना है कि पुरुषों की निवेश आदतों में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना शुमार है। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष ज्यादातर जो अपना निवेश है वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि वो मकान में भी निवेश करते हैं, FD में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट पे निवेश करते हैं और साथ ही सोना जो सबकी समझ में आता है उसमें भी निवेश करते हैं। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जहां पर पहली प्रेफरेंस जो उनकी होती है वो होती है मकान की, तो मकान की खरीदारी यहां पर ज्यादा करती हैं, लेकिन साथ ही सोने पे निवेश काफी हद तक देखने को मिलता है। सरकार भी कई नीतियों के जरिए महिलाओं को घर की ओनरशिप देने के प्रयास में है। इसके लिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत महिलाओं को ओनर बनाना अनिवार्य है। इसके अलावा खरीदारी के समय महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी को कम कर देने की व्यवस्था भी कर दी गई है। कई बैंक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन देते हैं। दोनों के बीच करीब 0.25% का अंतर होता है। आज तक ब्यूरो। आप देखते रहिए आज तक।